हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए ये लघु उत्तरीय प्रश्नों से संबंधित प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। अब आगे कोशिश रहेगी कि आपको लघु उत्तरीय सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करा दिया जाए अच्छे से प्रैक्टिस क्लासेस के माध्यम से या फिर कोई एक लंबी क्लास के माध्यम से। मैं प्रयास करूंगा कि लघु उत्तरीय प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराया जाए, क्योंकि अभी तक काफ़ी कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है चैनल पर। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो भी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। लेकिन फिर भी इधर के दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस प्रोवाइड की जाए जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हों, ज़्यादा आपको लाभ हो सके। ध्यान से वीडियोस को देखिए, समझिए, सीखिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके लिए लिखा हुआ है, जिसमें बोला गया है किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की आयु वर्ष में उनके आंकड़े दिए गए हैं और मध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, जब भी मध्यिका इस तरीके से ज्ञात करना हो, आयु के आंकड़े और ये सब दिया हो, तो आपका सबसे पहला कार्य होता है कि आप उसके लिए एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, एक टेबल आपको दी गई है और एक टेबल आप और अपनी तरफ से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिस टेबल में दो चीज़ें बताई गई हैं, आयु और एक आपको आयु पता है एज, और इसके साथ शिक्षार्थियों की संख्या पता है कि कितने शिक्षार्थी हैं, है ना, जिसको हम बारंबारता भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आयु है 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, ये एज है और इनकी जो बारंबारता है वो ये है। 12 वर्ष वाले 4 लोग हैं, 4 शिक्षार्थी हैं। 13 वर्ष वाले 5 हैं। 14 वर्ष वाले देखिए 4 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, और 15 वर्ष वाले 6 शिक्षार्थी हैं और 16 वर्ष वाले देखिए 5 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, तो आप इनको ऐसे नोट कर लेंगे। अब जो अगला कॉलम है वो आपको अपनी तरफ से बनाना है, जिसमें आपको लिखना है संचयी बारंबारता। क्या लिखना है? संचयी बारंबारता। ये आपका इधर आया नहीं, एक साथ कर लीजिएगा, संचयी बारंबारता। ठीक है, अब संचयी बारंबारता में आप क्या करते हैं इसको ध्यान से समझिए। संचयी बारंबारता में ये जो बारंबारता है, शिक्षार्थियों की संख्या है, इसको पहला वाला तो ऐसे लिखते हैं और फिर जोड़ते जाते हैं। जैसे 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये 9 हो चुका है, 9 में अगला 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। अभी 13 हो चुका है, 13 में अगला ये 6 जोड़ेंगे तो 13 6 19 हो जाएगा। 19 में फिर ये 5 जुड़ेगा तो 24 आ जाएगा। ध्यान रहे जितने शिक्षार्थी होंगे ये उतना ही अंत में यहाँ पर आएगा, देखने को मिलेगा। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर टोटल इनका जो कुल शिक्षार्थियों की संख्या है वो यहाँ से मैच कर रहा तो आपने सही संचयी बारंबारता लिखा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पहले बताया भी गया था 24 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, ये बात आपकी हो चुकी है। अब क्योंकि 24 शिक्षार्थी ये सब जोड़ेंगे तब भी 24 मिलेगा। यहाँ भी 24 दिख रहा है, देखिए 5 4 9 4 13 6 19 5 24। इसी को हम जोड़ के n बराबर लिख लेते हैं कि ये 24 है। अब क्योंकि जो n का मान ये 24 आया, यही बारंबारता की जो का टोटल 24 आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि n बराबर जो 24 है ये कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। ये कैसी संख्या है? एक सम संख्या। सम संख्या के लिए आप मध्यिका का सूत्र लगाएंगे। मध्यिका का सूत्र आपको मालूम है कि सम संख्या के लिए मध्यिका का सूत्र क्या लगता है? मध्यिका का सम संख्या के लिए सूत्र लगता है n/2 वां पद प्लस n/2 और प्लस साइड में आप 1 ऐसे लिखेंगे वां पद और टोटल के नीचे बटे 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसी में मान रखेंगे। n का मान 24 था तो आप यहाँ 24 रख देंगे जहाँ जहाँ n है, तो 24/2 और आगे जैसा लिखा है वहाँ पद ऐसे लिखते चलिए। प्लस यहाँ भी देखिए 24 रखेंगे तो 24/2 और साइड में प्लस है और 1 है तो इसलिए +1 ऐसे लिखेंगे वहाँ पद और टोटल में बटे 2। ठीक है, ये अभी तक आपने कर लिया है। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। आगे हम लोग इधर देख लेते हैं। आगे आप देखिए 24/2 का मतलब हुआ 12, है ना, तो इसका मतलब 12वां पद प्लस ये 24/2, ये भी 12 आएगा और 12 में 1 जुड़ेगा तो 13 आ जाएगा, तो इसका मतलब 13वां पद और टोटल बटे 2। ठीक, अब आपको ये देखना है कि ये 12वां और 13वां पद इसमें कैसे ढूंढा जाए, आपको ये समझना है। तो इसके लिए होता ये है कि ये जो 12वां और 13वां पद यहाँ पर आया है भाई, ये कट के 2 से 24 12 आ गया था 12वां पद, और इधर से देखिए 12 और प्लस 1 13वां पद। ये जो चीज़ आई है इसको ढूंढे कैसे यहाँ पर? तो इसके लिए आप संचयी बारंबारता वाले कॉलम में आएंगे और संचयी बारंबारता में देखेंगे क्या 4 के अंतर्गत 12 या 13 आ सकता है? नहीं आ रहा है।
9 में भी नहीं आ रहा, छोटा पड़ जा रहा, लेकिन 13 ऐसी संख्या है यहाँ पर संचयी बारंबारता के कॉलम में 13 ऐसी संख्या है जिसमें 12 भी मिल जाएगा और ये 13वां पद भी मिल जाएगा। तो इसी को आप ऐसे अलग से एक बॉक्स में सेट कर लीजिए अपनी जानकारी के लिए, या फिर नहीं भी करेंगे तो आपको केवल ये देखना है कि ये वाला कॉलम अब हमारे रो काम का है। 13 यहाँ पर संचयी बारंबारता में आए और वहां पर देखा कि 12वां पद कहाँ, 13वां पद कहाँ, दोनों इसमें मिल जाएगा। भाई यहाँ पर था 12वां पद और ये 13वां पद, 12 ना इसमें मिलेगा ना इसमें मिलेगा, लेकिन इसमें मिल जाएगा, इसमें दोनों मिल जाएंगे। तो जो सबसे पहला ऐसा नंबर मिलेगा छोटे छोटा जिसमें ये दोनों पद मिल जाएं, उसके सामने के सभी नंबर्स को आप ध्यान देंगे और इसमें अब आएंगे पहले कॉलम में जो कि आपका पद वाली संख्या थी यानी आयुतीय था। ये संख्या आपके काम की है जो आपको उठानी है 14। तो इस वाले कॉलम में यहाँ पर 14 12वें के लिए भी होगा और 14 यहाँ भी रख देंगे। 12 और 13 क्योंकि दोनों इस पद इसमें समाहित हैं तो इसलिए एक बार 14 12 के लिए और एक बार 14 13वां पद के लिए लिख देंगे बटे 2। अब आप इसको देखें 14 14 28 बटे 2 और कटने के बाद फाइनली 14 आ जाएगा। ये उत्तर हो गया, यानी मध्यिका आपका ये 14 हो गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी आप जब यहाँ पर मान रख लेते हैं सूत्र के अंतर्गत तो जो भी पद आते हैं उनको आप संचयी बारंबारता वाले कॉलम में ढूंढते हैं और जिसके अंतर्गत वो आता है वहाँ के जो पहले कॉलम के नंबर्स है वो वाले पद उठाते हैं और उसी को यहाँ पर रख के जोड़ के सॉल्व कर दिया जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कैसे करना है। इतना ही काम है इसका। कैसे मध्यिका ज्ञात की जानी है आप अच्छे से इसको समझ रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा जाए जिसकी प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर लंबी हो। सबसे पहले तो हमें एक घन देखना होगा कि एक घन हो उसमें से शंकु को काटना है। तो अब देखिए अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए मान लेते हैं ये आपका घन है और इस घन से आपको एक शंकु काटना है जो कि शंकु क्या हो, बड़े से बड़ा हो। तो वो शंकु कैसा पॉसिबल है आप सोच के देखिए कि जो इस पूरे बेस को कवर कर दे, इस पूरे बेस पर जिसका सर्कल बना हो और जिसका आप ऊपर तक यहाँ पर ऐसे इसको समझे मैक्सिमम। ठीक है, इसके अंदर ये शंकु बड़े से बड़ा ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान दें तो अगर आप इस शंकु के आधार को देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये शंकु का, अब अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको, देखिए ये नीचे वाला फर्श है जहाँ पर ये गोला बना हुआ ऐसे, तो ये चीज़ इसका जो है ये जितनी भुजा होगी इसकी घन की वही भुजा इस शंकु के आधार का। भाई शंकु कैसे बनता है, शंकु ऐसे बनता है। शंकु का नीचे एक वृत्त होता है, जैसे आप शंकु आकार, जैसे आइसक्रीम की कोन आप देखें उसमें ऊपर वृत्त दिखाई पड़ता है, आइसक्रीम की कोन आप खाते हैं यूज़ करते हैं तो इस तरीके से। और ये जो है आपका इसकी हाइट होती है, इसको शंकु की हाइट कहते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा व्यास है शंकु का, और ये यहाँ से अगर आधा देखा जाए तो त्रिज्या होता है, इधर का आधा और इधर का आधा, ये त्रिज्या, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। इसका मतलब देखिए कोर, ये जो शंकु है यहाँ पर, सॉरी ये जो घन है, घन के लिए बताया गया था इसकी कोर 12 है। तो अगर घन की कोर 12 है तो सब तरफ 12, क्योंकि घन की तो भुजा सब बराबर ही होती, ये भी 12 होगा, ये भी 12 ही होगा, हर एक भुजा इसकी 12 12 ही होगी। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। अब आप ये देख रहे हैं क्योंकि ये घन था तो इसका प्रत्येक भुजा 12 है, तो ये भुजा भी 12 होगी, तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा, 6 और 6। इसका मतलब ये पता चला कि ये जो शंकु है, शंकु का जो बेस है उसमें जो त्रिज्या है ये त्रिज्या 6 है, आधी कर देंगे इसके लिए। ठीक, और ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई तो यही रहेगी भाई जो इसकी कोर है, जितनी ये हाइट होगी उतना ही अंदर ऊंचा होगा। भाई मान लीजिए इस कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हैं, ऐसे एक शंकु ऐसे बनाया जाए तो आप देखेंगे जितनी कमरे की ऊंचाई होगी उतनी जो कमरे की साइड है उतनी ही तो ऊंचाई उसको मिलेगी। इसका मतलब ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो शंकु की ऊंचाई होगी वो 12 ही रहेगी, जितनी उस घन की क्या है, कोर है, वो 12 ही रहेगी। बस चेंज कहाँ आएगा, ऐसे प्रश्नों में चेंज आएगा त्रिज्या निकालते समय देखेंगे तो त्रिज्या में ये जो आपका कोर है इसका आधा त्रिज्या हो जा रही है। ठीक है, क्यों हो रही है समझ गए होंगे आप।
तो आपको त्रिज्या और ऊंचाई समझ में आ गई, और इस शंकु का जो अंदर है इसका आपको क्या बताना है, आयतन। तो क्योंकि शंकु का आयतन का सूत्र होता है, शंकु का आयतन बताना है ना, तो आप ये लिख देंगे शंकु का आयतन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को अभी ऐसे रहने दीजिए, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, भाई आर की जगह ये 6 रखेंगे, उस पर वर्ग है वर्ग लगाएंगे, गुणे एच, एच देखिए ये 12 है तो यहाँ 12 रख दीजिए। 1/3 गुणे पाई गुणे 6 का कितना हो जाएगा 36, 6 36 और गुणे ये 12, 3 से इसको काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। आप देख रहे हैं 12 गुणे 12 होता है 144 और ये पाई, तो 144 पाई यही आंसर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये सब सेंटीमीटर में थे, तो आयतन क्या होता है सेंटीमीटर की घात 3, या इसी घात 3 को हम घन सेंटीमीटर भी कह सकते, घात 3 को घन कह सकते हैं और ये सेंटीमीटर ये भी कह सकते हैं। अब आप जो लिखना चाहे ये लिखिए या फिर ये लिखिए। ये आपका आंसर हो गया 144 पाई। अगर जिन लोगों को ये पाई में दिक्कत हो रही कि पाई में लिखने में कुछ गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 144 इंटू पाई का मान होता है 22/7, रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 22 से गुणा करके 7 से भाग कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब अगर देखना चाहें तो 144 को 22 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, फिर देखिए 8, 8 और 2, 8, 8 8 16, 8 2 10 11, 2 1 3, 3 1 6 8/7। ठीक है, इसको बस भाग करने की देर है, आपका आंसर आ जाएगा। 7 से अगर आप काटते हैं तो कितना होगा, 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28 हो जाएगा यहाँ से, और 7 चौके 28 के बाद 3 बचेगा 36, 7 25 35, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, 4 बचा 40, 7 25 35, फिर 5 बचा 7 7 49। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये आएगा। तो आप देख रहे हैं इसका आयतन चाहे ये यहीं पर बोल दें कोई दिक्कत नहीं, पाई का मान रखना चाहे रख दें, तब आप बोलें कि घन सेंटीमीटर आगे लिख दीजिए, ये भी आपका ये पूरा आंसर निकल आया दशमलव में, और यहाँ पाई के टर्म्स में आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये आपने ध्यान दिया, बस आपको यही सब ध्यान देना था। आई थिंक आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ढंग से सीख रहे होंगे। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर चीज़ें सीख रहे हैं, चैप्टर्स को सीख रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो चैप्टर वाइज पहले चीज़ों को सीख लें, मैंने पढ़ा रखा है, और उसके बाद इनको देखें तब भी वो समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण है एक 12x² माइनस 11x माइनस 15 बराबर 0। इस समीकरण को हल करना है। देखिए, जब भी ऐसे समीकरण आपको कहीं देखने को मिलते हैं ax² प्लस bx प्लस c इस प्रकार के बराबर 0, तो आप क्या करते हैं, ये जो x² के साथ संख्या लिखी है और जो ये नंबर लिखा होता है किनारे, इनको पहले आपस में गुणा कर लेते हैं रफली। ये माइंड वर्क है, इसको आप अलग करिए रफ में, यहाँ कुछ नहीं करना। तो इसका 12 और 15 आप गुणा करके देखेंगे भाई। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 180। 180 आपका आ गया। इसको आप अलग साइड में रफ में करेंगे। अब आपको दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ें या घटाएं तो 11 आए। ठीक है, जोड़ें या घटाएं तो 11 आए, और उन्हीं को गुणा करें तो 180 हो। अब आप देखिए 20 9 कितना होता है 180। तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस 11 की जगह 20 माइनस 9। देखिए 20 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा, 11 भी आएगा, और 9 दूनी 18, ये 180 होता भी है। बाहर x से x रखें और माइनस 15 बराबर 0। बाकी चीज़ें ऐसे ही नोट कर लेते हैं, केवल बीच वाली संख्या को स्प्लिट करते हैं बस। ये हो गया। अब आप देखिए 12x² माइनस, यहाँ से माइनस है ही, 20 के साथ x भी गुणा होगा तो 20x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 9x, और ये माइनस का 15 बराबर 0। अब आप यहाँ से देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 4 और x कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 ही कॉमन है, तो 3x, यहाँ 3 3 9 होता है, और माइनस 3 5 15। आप देख रहे हैं ब्रैकेट में यहाँ और यहाँ समान चीज़ बची है। यदि ब्रैकेट में समान चीज़ बची है और चिन्ह भी नहीं बदलने चाहिए, चिन्ह भी समान होने चाहिए, सब कुछ समान है, तो इसको बाहर कर लीजिए ब्रैकेट वाली चीज़ को। ये और ये दोनों जगह समान, इसको बाहर किया तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ से 4x और यहाँ से प्लस का 3 बराबर 0। अब अगला रूल क्या होता है, देखिए अगला रूल ये होता है कि दो ब्रैकेट में चीज़ें आ चुकी हैं। एक बार इस ब्रैकेट को भी भाई दोनों का मान 0 है, तो एक बार इसको आप 0 रखिए। ठीक है, और एक बार इस वाले ब्रैकेट को भी आप ऐसे 0 रख दीजिए।
इससे क्या होगा, यहाँ से देखिए 3x बराबर 5 को उधर ले जाएंगे, -5 है उधर जाएगा, +5 होगा। x बराबर निकालेंगे तो 5/3 होगा, क्योंकि ये गुणे में 3 है, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। इसको ऐसे ही नंबर को उधर ले जाएंगे तो 4x बराबर -3, क्योंकि ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो x बराबर -3 के नीचे बटे 4 हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं x के दो मान आए, एक में 5/3, एक में -3/4। यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका हल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन या हल। ये सॉल्यूशन या हल आप अगर चेक करना चाहे सही है या गलत है तो आप इसमें मान रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। जैसे 5/1 आप देखिए 5/3 आया है और एक -3/4। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। आप अपना आंसर चाहे तो चेक कर सकते हैं कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है। तो अब देखिए यहाँ से 12 × x² 5/3 और इस पर है स्क्वायर। देखिए मान रख रहा हूँ -11 × 5/3 -15। पहले मैं इसको देख रहा हूँ, एक चेक कर लीजिए, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, आराम से हो जाएगा। 12 × 5 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 25, 25/3 × 3, ये 3 × 9 हो जाएगा, -55/3 -15 बराबर 0। अब आप देखिए 3 × 9, 3 चौके 12, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 25 चौके 100, 100/3 -55/3 -15 बराबर 0। 100/3 में 55 माइनस करेंगे 45, भाई दोनों का हर बराबर है तो 100 में 55 45, 45/3 -15 बराबर 0। 3 से 45 कटेगा, 15 × 45, 15 -15 बराबर 0, तो ये 0 हो गया, 0 बराबर 0। आप देख रहे हैं इस पर 0 आ गया, दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब ये जो मान आपने निकाला ये सही है। ठीक है, ऐसे आप जांच कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आपके पास समय हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से ढंग से करिए। आप जो भी कर रहे हैं वो तो सही कर ही रहे हैं, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 545 है। देखिए दो क्रमागत धन पूर्णांक आप देखते हैं, जैसे कोई भी एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, ये सभी क्रमागत पूर्णांक है, धन पूर्णांक भी है। आप देख रहे हैं हर एक पूर्णांक एक एक से बढ़ रहा है, सब में एक जोड़ते जाइए अगला आता जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं एक पूर्णांक x ले लूं तो इसमें एक जोड़ूंगा, जैसे x + 1 अगला मिल जाएगा, फिर एक और जोड़ेंगे तो इसमें एक और जोड़ेंगे तो 1 है ही है, 2 हो जाएगा, x + 2, फिर एक जोड़ेंगे x + 3। ऐसे ही आप अगर बढ़ते जाएंगे तो इस पक्ष इस तरीके से भी बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब जब क्रमागत धन पूर्णांक मानने हो, आपको पता ना हो तो आप मानेंगे इसी प्रकार, माना पहला धन पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक उसमें क्रमागत है इसलिए एक जोड़ देंगे बस, ये दूसरा धन पूर्णांक आ गया। क्योंकि दोनों धन पूर्णांक हमने मान लिए हैं इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं, जैसा प्रश्न ने कहा है वैसा काम करेंगे। तो अब हम देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, इनके वर्ग करें, इसका वर्ग किया और इस दूसरे पूर्णांक का भी वर्ग किया और इनका योग मतलब जोड़ दें तो 545 हो जाता है। यही तो बोला गया, देखिए जिनके वर्गों का योग इतना है। ठीक, अब इसको सरल करिए तो आपको मालूम है ये तो ऐसे रहेगा, ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है तो वो होता है a² + b² मतलब 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा, प्लस 2ab, 2 × a × b, ये देखिए a की जगह ये, b की जगह ये, तो 2x हो जाएगा बराबर 545। यहाँ x² दो बार हो गया, जुड़ के ये हो जाएगा 2x², ये वाला और ये वाला, और प्लस में ये 1 है ही, 2x ये आएगा भाई, 2x को 1 से गुणा करेंगे 2x ही रहेगा बराबर 545। ये हो गया 2x² प्लस का x वाले एक साथ कर लेते हैं और ये 1 इसको भी इधर ले आते हैं। ठीक है, तो आप ये प्लस का 1 है ही, माइनस में ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 545 बराबर 0। भाई इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो 2x² हमने क्या किया है, ये x² वाला और x वाला एक साथ कर दिया, 1 को इधर करके इसको ले आए साथ में, संख्या बगल बगल में कर लिया बस। ठीक है, अब ये देखिए आपका 2x और ये माइनस का आएगा 544, भाई प्लस माइनस 545 से घटेगा 544। अब आप क्या करेंगे, सब जगह 2 2 कॉमन है, देखिए तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से केवल x², यहाँ से केवल x, यहाँ से -2 दूनी 4, यहाँ कितना बचेगा 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 दूनी 4 बराबर 0।
ये जो 2 है ये गुणे में उधर जाएगा, 0 के साथ बटे में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 272 बराबर 0। भाई ये गुणे में 2 है, इधर 0 के नीचे बटे 2 आएगा तो रहेगा तो 0 ही फाइनली, इसलिए हम इसको लिखे ना लिखे। भाई ये 2 गुणे में है, 0 के नीचे उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, रहेगा 0 ही, तो इसलिए इस 2 गायब हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये आपका समीकरण बन गया। इसको आप सॉल्व करके दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से ताकि ये समीकरण मैं सॉल्व करूँ और आंसर आपका आ जाए। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 272 बराबर 0। अब ये ऐसी संख्या है, देखिए बहुत बड़ी संख्या है एक हिसाब से, तो थोड़ा सा इसको आपको चेक करना होगा कि नंबर क्या आएंगे। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे अभी आपने ये सॉल्व किया था। तो इसमें क्या ध्यान रखते हैं, इसमें ध्यान रखते हैं कि भाई बीच में ये जो x के साथ है इसका रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा होता है उसको a बोलते हैं, एक्स के साथ कुछ लिखा होता है उसको b बोलेंगे। यहाँ x के साथ कुछ नहीं लिखा, अगर कुछ नहीं लिखा तो आप इसी के 1 तो समझ सकते हैं कि 1 लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम रूल ये होता है कि जब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा होता है तो इस सी को और इस ए को, किनारे वाली संख्याओं को गुणा कर लेते हैं मन में ही या माइंड में। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा तो आप इसको 1 यहाँ भी मान सकते हैं। अब इसके साथ जो संख्या है यहाँ और यहाँ सी, इसको गुणा किया जाता है माइंड में, तो 272 को 1 से करेंगे गुणा, 272 गुणे 1 मतलब 272 ही रहेगा। अब ऐसे दो संख्याओं का चुनाव करेंगे कि बीच वाली, ये जो x के साथ संख्या होती है, ये बीच वाली संख्या को 2 ऐसे भागों में बांटना होता है जिनको जोड़े या घटाएं तो एक ही रहे, लेकिन गुणा करें तो 272 है। अब ये संख्या क्योंकि बड़ी है तो आप इसको याद करने के लिए एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, एक तरीका अपनाएंगे, 272 का लासा लेंगे, इसी लासे में आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे देखते हैं, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 136 गुना 272 होता है, 2 छंग 12 और 2 अठी 16। फिर देखिए 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से 17 दूना 34 और 17 तो अपने आप से ही कटेगा। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इतना हो गया गुणा होकर 16 और ये 17, 16 17 का गुणा 272 ही आएगा और 16 17 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, संख्या अपने आप मिल गई। देखिए तो यानी अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपको 1 लाना था, मतलब आप यहाँ लिख दें 17 माइनस 16, 1 की जगह x और माइनस 272, बाकी सब ऐसे ही कॉपी कर लीजिए। अब देखिए इसकी मदद से आपको, इसकी सहायता से पता चल गया कि भाई 17 और 16 वो दो संख्या है जिनको गुणा करें तो 272 भी होगा और 17 में 16 माइनस करें तो ये 1 भी आ जाएगा, जो कि फॉलो करना होता है पैटर्न, वो आप समझ गए। अब आप देखिए यहाँ से आपका ये हो जाएगा, अब इस बार 17 में x गुणा होगा, 17x प्लस माइनस माइनस 16 में भी ये वाला, ये x इससे भी गुणा होता है, ये इससे भी होता है, दोनों से होता है, तो माइनस का 16x, बाकी ऐसे ही आप उतार दीजिए जो कुछ भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे कि ये सब कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ से x कॉमन होगा दोनों में तो x बचेगा प्लस का 17 बचेगा, यहाँ से माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस x। ये देखिए जब माइनस बाहर कॉमन हो तो अंदर का चिन्ह बदल दीजिएगा, माइनस जब बाहर हो कॉमन तो अंदर वाले का चिन्ह बदल दीजिए। यहाँ पर भी 16 कॉमन लिया तो 16 गुणे 17 होता ही 272, इसलिए 17 अंदर बचेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने समझ लिया। अब x प्लस 17 दोनों ब्रैकेट में है, इसको बाहर कर लीजिए, ये वाला यहाँ भी तो इसको बाहर कर लिया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस 16, तो यानी दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा वो x माइनस 16 बचेगा। एक बार इस ब्रैकेट को 0 रखा जाता है, अभी मैंने आपको रूल बताया था, दोनों ब्रैकेट को 0 आ रहा है ना, तो दोनों ब्रैकेट को एक एक बार 0 रख देंगे, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब यहाँ से मान निकालेंगे, ये प्लस 17 उधर जाएगा तो x बराबर माइनस 17 हो जाएगा, ये वाला माइनस 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। आपके लिए पहले ही बोला था कि ये क्रमागत धन पूर्णांक है, तो यानी ये वाला पूर्णांक आप x मानेंगे, ये धन आया ये ऋण आया तो इसको हम नहीं लेंगे, माइनस 17 नहीं यूज होगा, प्लस का 16 x का मान लिया जाएगा। यानी x का जो ये मान है ये 16 आया तो अपने आप इसमें वैल्यू रख दीजिए 16 और प्लस 1, तो ये भी क्या आ जाएगा 17। यही दो पूर्णांक आपको बताने थे जिनके वर्गों का योगफल कितना होता है, 545 होता है। अपने आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि ये ऐसा है कि नहीं। भाई आपको मालूम है, देखिए 16 का वर्ग होता है 256 इसका वर्ग और 17 का 289, इनका योगफल चेक कर लीजिए, आपको 545 मिलेगा। 9 6 15, 8 5 13 1 14 और ये 5,
तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, चेक भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपको आंसर्स फाइंड करने हैं। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, सीखिए, समझिए बार बार। जिनको कम समझ आ रहा है वो लोग पहले चैप्टर अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें, चैप्टर वाइज क्लासेस जरूर देखें, और जिनको समझ आ रहा है वो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण है यहाँ पर एक समीकरण 2x + 5y = 12 और एक समीकरण है 4x + 9y = 22। ये दो समीकरण दिए और इनको सरल करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। आपको इसकी दो विधियां मैंने सिखाई हैं, युगपत समीकरण के नाम से चैप्टर है, दो विधियां सिखाई हैं, एलिमिनेशन यानी विलोपन और प्रतिस्थापन। कोई भी विधि आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। ऐसा यहाँ कुछ बोला नहीं गया है कि किस विधि का प्रयोग करें, तो हम विलोपन विधि से इसको करने जा रहे हैं। देखिए विलोपन में क्या होता है, विलोपन का नाम ही है, क्योंकि जिस विधि को हम प्रयोग करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, विलोपन। विलोपन मतलब विलोप करना, विलोप मतलब गायब करना। तो एक को गायब करेंगे, या तो x वाले को या तो y वाले को, इसको गायब करना होगा। और गायब कब होता है, जैसे ऊपर 6 हो नीचे भी 6 हो, माइनस कर दे, गायब हो गया, कट गया। तो देखिए कुल मिलाकर के क्या है, ऊपर भी समान संख्या नीचे भी समान संख्या हो तभी गायब कर सकते हैं। तो यहाँ पर विलोप करने के लिए आपको या तो x को या तो y को बराबर करना, जिसको भी आप विलोप करना चाहते हैं। जैसे आप x का विलोप करना चाहते हैं तो x को बराबर करिए। तो x बराबर नहीं, यहाँ 2x है, यहाँ 4x है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसको 4 बनाएंगे समीकरण 1 को, और समीकरण 1 को 4 कैसे बनाएंगे, समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे। हमारा इंटेंशन केवल इस पे है, बस इसको 4 बनाना। और क्या बन जाएगा हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, और कुछ भी बने बनने दीजिए। आपका ध्यान होना चाहिए कि 2x को 4x कैसे बनाए, 2 से गुणा करके। और ये गुणा केवल यहाँ नहीं करते बल्कि पूरे समीकरण में करते हैं। नियम ये होता है कि जिस भी संख्या से आप गुणा करेंगे उस पूरे के पूरे समीकरण को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यही समीकरण आपका क्या बन जाएगा, जो पहला समीकरण है ये, और ये दूसरा समीकरण है। पहला वाला समीकरण अब आपका बन गया 4x 2 से गुणा होते ही, और यहाँ भी 2 से गुणा होगा तो 10y, भाई 5 दूनी 10, और ये 2 इसमें भी गुणा होगा तो इधर 12 दूना 24। पहला समीकरण अब ये बन के आ गया। अब दूसरा समीकरण जो था इसको इसी के नीचे नोट कर लीजिए, वो ऐसे ही नोट कर लिया। अब क्योंकि दोनों समीकरण बराबर दिख रहे हैं, जिसमें x बराबर है, दोनों समीकरण में x बराबर, x वाले पद बराबर हो चुके हैं। अब हम देखें तो 4x में से 4x माइनस कर दे। देखिए समस्या यहाँ होती है बच्चों को कि घटाएं या जोड़े गायब करने के लिए। तो जब समान चिन्ह हो, देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, समान चिन्ह हो तो घटाया जाता, आप लिखेंगे घटाने पर, तभी तो गायब होगा। भाई 7 में से 7 कब खत्म होगा, जब माइनस किया जाए, ठीक। अगर 7 है और नीचे भी 7 है, आप जोड़ देंगे तब तो 14 हो जाएगा। समान जब समान चिन्ह है, घटाने पे ही वो खत्म होगा। तो ये बात ध्यान रखें। जैसे माइनस में भी आप देखना चाहें, -3 है और नीचे भी -3 है। अब अगर आप इसको सोचिए, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाले का चिन्ह हमेशा बदल जाता है, घटाने पर इसका चिन्ह बदल जाता है। क्यों बदलता है ये भी देख लीजिए। भाई इस वाले -3 से ये वाला -3 घटाना है, तो ये हुआ -3 ऊपर वाला, इसमें से घटाना है नीचे वाला -3। तो आप अपने आप देखिए होगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाला चिन्ह आपका देखिए यहाँ वाला चिन्ह बदल गया, प्लस हो गया। इसीलिए जब घटाते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जब घटाएंगे, घटाने पर तो यहाँ प्लस का 4x इसको अपने आप माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस है अपने आप इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस का 22 इसको माइनस ले लेंगे। ये रूल होता है कि जब भी आप समीकरणों को घटाएंगे तो नीचे वाले सभी पदों के चिन्हों को बदल दिया जाता है। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप जोड़ते हैं कभी तो जोड़ने वाली प्रक्रिया में कोई चिन्ह नहीं बदलता, ठीक है, उसको डायरेक्ट किया जाता है। तो वो भी आगे हम कभी सीखेंगे। आपको वैसे मैंने चैप्टर वाइज सिखा रखा, वहां आप जाके देख सकते हैं अगर ये डाउट है तो। अब क्या होगा, यहाँ से ये देख रहे हैं ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। अब ये क्योंकि 10y और ये 9y, पहले ये भी प्लस था लेकिन अब चिन्ह बदल चुका, माइनस माना जाएगा। अब इस चिन्ह का, प्लस वाले चिन्ह का कोई रोल नहीं है, ये प्लस बदल के माइनस हो चुका है। तो अब आप देखेंगे प्लस का ये, माइनस का ये, प्लस माइनस माइनस, 10y से 9y जाएगा, सिर्फ 1y बचेगा। ये प्लस का 24 माइनस का 22 तो 2 बचेगा। भाई प्लस 24 और माइनस 22 यानी 24 में से 22 हटाइए, 2 बचा। y का मान 2 आ गया। अब ये जो y का मान आया है, इस मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में या 2 में।
तो मैं y का मान रख देता हूँ समीकरण 2 में। आप चाहे 1 में रखें 2 में रखें कोई फर्क नहीं, समीकरण 2 में रखने पर जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है 4x + 9y बराबर 22। यहाँ पर 4x ऐसे रहेगा प्लस 9y मतलब 9 गुणे y, और y का मान आया 2 तो यहाँ 2 रख दीजिए बराबर में 22। 4x + 9 दूनी 18 बराबर 22। ये प्लस 18 उधर माइनस हो जाएगा तो 22 में माइनस हो जाएगा। 4x बराबर 22 में से 18 जाएगा 4 बचेगा। तो इसका मतलब ये x आपको निकालना है, ये गुणे में 4 है, उधर 4 के नीचे बटे ही हो जाएगा। 4 के नीचे बटे हो गया, कट के आ गया 1। इसका मतलब x बराबर 1 आ गया और y बराबर ये 2 आ ही चुका था। आपके x और y दोनों के मान आ गए। इसी प्रकार आप ऐसे प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर लेंगे, सरल कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। कैसे करने हैं, क्या करना है, सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसी प्रकार आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस करिए, सीखिए। एक एक चीज़ डिटेल में आपको बताई गई है। अगर आपको चेक करना कि ये आंसर आपका सही है या गलत है तो किसी भी एक समीकरण का चुनाव करिए और उसमें ये दोनों मान रख के देख लीजिए, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास टाइम बचता है तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने जो लगाया है वो सही है या नहीं। देखिए जैसे दूसरा समीकरण ही उठा लेते हैं, या चलिए पहला समीकरण उठा लेते हैं। पहला था सबसे पहले 2x + 5y बराबर 12 था। चेक करते हैं, x की जगह 1 रखते हैं तो 2 गुणे 1। यहाँ देखिए 2x का मतलब 2 गुणे x होता है, प्लस 5y का मतलब 5 गुणे y। तो 5 गुणे y का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे बराबर इधर 12 है। देखिए अब 2 1 कम 2 प्लस 5 दूनी 10 बराबर 12। इधर भी 10 2 12 हुआ और उधर भी 12, क्योंकि दोनों पक्ष समान आ गए। इसका मतलब आपके दोनों उत्तर सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फाइनली अपने आंसर यानी उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यदि आपके पास समय बचे तो, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं। इतने अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इतनी अच्छी तैयारी करिए कि आपका आंसर गलत होने ही ना पाए और आप अच्छे से सॉल्व करें, सही से आंसर निकालें, खूब अच्छे मार्क्स पाएँ। फुल 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स लेकर के आएँ, आपको कोई दिक्कत ना हो, आप लोग अच्छे से सफल हों। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लोगों को जोड़ते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।